नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी एमए में एडमिशन लिए हैं। जुलाई 2025 के सेशन से जिन्होंने एमए में एडमिशन लिया, सीयूईटी पीजी एग्जाम दिया और उसके माध्यम से अलग अलग विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया और अब वो यूजीसी नेट की तैयारी में लगना चाहते हैं, जो कि शुरू से ही बच्चे जो एकेडमी में जिन्हें जाना है, नेट जेआरएफ देना है, वो इस दिशा में लग जाते हैं कि कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो देखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अब जो यूजीसी का रूल आ चुका है कि आप पहले सेमेस्टर में या दूसरे में नेट एग्जाम नहीं दे सकते हैं, आप तीसरे सेमेस्टर में ही एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, तो जो अभी एडमिशन ले रहे हैं वो एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे दिसंबर 2026 के एग्जाम में। मतलब साल भर से ज्यादा उनके पास समय है एग्जाम की तैयारी को लेकर। तो जो बिगिनर्स हैं, जो अभी तैयारी में लगना चाह रहे हैं, वो क्या रणनीति अपनाएं, कैसे पढ़ें, उसको लेकर मैं आज बात करूंगा। क्या कैसे तैयारी की रणनीति उनकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक सामान्य सी बात यह है कि आप हो सकता है ग्रेजुएशन में माइनर सब्जेक्ट रहा हो, आपका हिंदी या मेजर रहा हो या ना रहा हो, ठीक है। तो आप पहले हिंदी साहित्य को समझें। हिंदी में चीजें हैं क्या क्या, साहित्य में विकास कैसे हुआ है, काल विभाजन कैसे हो रहा है, नामकरण कैसे हो रहा है, पूरा हिंदी साहित्य का विकास आदिकाल, भक्तकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, आधुनिक काल में कौन कौन सी विधाएं हैं, उनका विकास कैसे हुआ, सारी चीजें आपको पहले समझना होगा। और उसको समझने के लिए आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तकें पढ़नी होगी। आपके पास कुछ इतिहास की पुस्तकें तो होनी ही चाहिए, जो मूल पुस्तकें हैं। आपको साहित्य पहले समझना होगा, वो बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे करते क्या हैं कि सिलेबस उठाया नेट जेआरएफ का, उसमें लग गए, रटना शुरू कर दिया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रटना शुरू कर दिया, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और साहित्य की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। उनमें से कई ऐसे हैं कि रट के नेट जेआरएफ भी कर लेते हैं, और फिर जब पीएचडी करने आते हैं तो फिर उनको समझ में नहीं आ रहा कि विषय कैसे बना लें या आगे कैसे लिखें। एक रिसर्च पेपर भी लिखना है तो कैसे लिखा जाए, ये बड़ा संकट है। ठीक है, यहाँ तक कि एमए के एग्जाम में भी लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, कैसे कैसे पढ़ लें, क्या कर लें। तो पहले आपको जरूरी है कि आप साहित्य को समझिए, और साहित्य को तभी आप समझेंगे जब आप अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छा इतिहास पढ़ेंगे, काव्यशास्त्रीय पुस्तकें पढ़ेंगे, हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, कौन कौन सी बोलियों से हिंदी का निर्माण हो रहा है, ये आपको जानना होगा। देवनागरी लिपि का विकास समझना होगा, ये आपके नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। आपको देवनागरी लिपि वहां भी पढ़नी पड़ेगी, भाषा बोलियां वहां भी है। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी होगी, समझनी होगी, फिर आप सिलेबस उठाइए, फिर आप देखिए नेट का। आपके पास एक साल से ज्यादा समय है अभी। अभी आप पहले साहित्य को समझिए अच्छे से। तो मैं कुछ पुस्तकें बताऊंगा अलग अलग टॉपिक के लेकर, इतिहास को लेकर, साहित्य के इतिहास को, काव्यशास्त्र को लेकर, उसको आप पहले नोट कर सकते हैं, पढ़ने के लिए उसको देख सकते हैं। जैसे कुछ इतिहास में पुस्तकें हैं जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, बहुत लो है हिंदी में। वो तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की जो एक पुस्तक है पतली सी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इनका बहुत कमजोर है, साहित्य की समझ नहीं है, ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। इनकी ठीक ठाक हल्की समझ है, ठीक ठाक समझ है हिंदी साहित्य को लेकर, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे अक्सर हम लोग मजाक मजाक में हिंदी साहित्य की गीता बोलते हैं कि भगवत गीता है, इसको तो पढ़ना ही है, मूल है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसको पढ़ते हुए आपको पहली बार पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लगेगा क्या पढ़ रहा हूँ। समझ, शुरू में आप भ्रंश साहित्य पढ़ेंगे, सिद्धनाथ साहित्य पढ़ेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसे आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे तब आप बहुत सारी चीजें उसमें आपको समझ में आना शुरू होगी। तो उसे आप पढ़िए। उसको पढ़ते हुए एक सुझाव मेरा व्यक्तिगत ये रहता है कि आप भक्ति काल और रीत काल में जो फुटकल कवि दिए हैं उनको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप मुख्य मुख्य रचनाओं को पढ़िए, मुख्य मुख्य लेखकों को पढ़िए। जो फुटकल कवि दिए हैं, 200-300 कवि उन्होंने गिना दिए हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं। तो थोड़ी आपको आसानी होगी, क्योंकि आप वो बोरिंग सा हो जाता है कि आप लगातार कवि के बारे में पढ़े जा रहे हैं, लाल कवि आए, भान कवि आए, मान कवि आए, तो उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उनको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन शुक्ल जी को पढ़िए जरूर, ठीक। इसके अलावा इतिहास की पुस्तक जैसे
डॉक्टर बच्चन सिंह की 2 पुस्तकें हैं इतिहास पे। एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए, इसे आप जरूर पढ़ें। और एक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। दूसरा इतिहास इसलिए पढ़ें क्योंकि इसमें शुक्ल जी को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को और अन्य कई आलोचकों को एक साथ मिला के बात करते हुए बच्चन सिंह आगे बढ़ते हैं। उनके कोटेशन, उनकी स्थापनाओं पे बात करते हैं, फिर अपनी स्थापनाएं और तर्क देते हैं, इसलिए पढ़ी जानी चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य में संवेदना का विकास, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पढ़ना है, इसको आप देखिए, पढ़िए। और इसके साथ ही 2 ऐसी पुस्तकें जो कि आपको रामचरितमानस से ही मोटी दिखेंगी, लेकिन आपको पढ़नी है। एक तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ये दोनों पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। इसका 2-3 उपयोग है। एक तो पढ़ने के लिए तो है ही, आपको पढ़ना है, समझना है। दूसरा रेफरेंस के लिए उपयोग है। कुछ आप प्रामाणिकता देखना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, कुछ खोजना चाह रहे हैं, तो आप इनको रेफरेंस में ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास की पुस्तकें जो आपके पास हों, जिन्हें आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको इतिहास को समझना है। ठीक है, तो ये पुस्तकें आप लीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अब इसके साथ ही से आलोचना है। आलोचना आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। साहित्य को समझना है हिंदी को, तो आलोचना आपको पढ़नी पड़ेगी। आलोचना और निबंध 2 विधाएं ऐसी हैं जिससे आपकी वैचारिकी मजबूत होगी। तो आलोचना किताब लीजिए। आलोचना में कुछ किताबें हैं, जैसे कि एक डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की किताब है हिंदी आलोचना शिखरों साक्षात्कार, इसे आप ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है। जो बड़े बड़े आलोचक हैं उनके विषय में समग्र रूप से इसमें दिया गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की भी एक पुस्तक हिंदी आलोचना, इसको भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। मधुरेश की किताब है हिंदी आलोचना का विकास, उससे भी आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। इनमें से कोई भी आप एक ले लीजिए और पढ़िए, पहले समझिए। ठीक है, इसके साथ ही आपको काव्यशास्त्र समझना होगा। काव्यशास्त्र आप MA के दौरान अपने जहाँ से भी कर रहे होंगे वहाँ आप पढ़ेंगे भी, भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्यशास्त्र पढ़ेंगे। UGC नेट के सिलेबस में भी लगा है। आगे कोई ही हिंदी साहित्य की परीक्षा होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, अन्य कोई परीक्षा जिसमें हिंदी साहित्य है, TGT PGT, तो वहाँ काव्यशास्त्र को भारतीय और पाश्चात्य दोनों पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना अच्छे से पढ़े वो समझ में नहीं आएगा। आप रटना चाहेंगे, रट नहीं पाएंगे उसको। सामान्यतः आप वस्तुनिष्ठ इतिहास उठाएं, दृष्टि उठा लें, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे उठाएं कि रट लेंगे काव्यशास्त्र, तो आप भूल जाएंगे, वहाँ समझ में आएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो आप काव्यशास्त्र पे कुछ अच्छी पुस्तकें ले लीजिए, जैसे कि समझने के लिए निशा अग्रवाल की एक पुस्तक है भारतीय काव्यशास्त्र, पतली सी पुस्तक है। भारतीय काव्यशास्त्र समझ सकते हैं उससे आप अच्छी तरीके से। और विस्तार से पढ़ना है तो सत्यदेव चौधरी की पुस्तक ले सकते हैं, वो भी अच्छी पुस्तक है। ठीक है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए आप विजय बहादुर सिंह की एक पतली सी पुस्तक है, वो भी समझने के लिए अच्छी है, भाषा सरल है उसकी। ठीक है, इसके अलावा तारकनाथ बाली की पुस्तक है, वो ले सकते हैं। और एक डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन, ये अगर आपको मिल जाए तो ये भी बड़ी अच्छी पुस्तक है। तो आप काव्यशास्त्र को पढ़िए, समझिए पहले उसे। ठीक, ये काव्यशास्त्र की बातें हुई। भाषा की बात मैं कर रहा था, तो भाषा पे एक पुस्तक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की, हिंदी भाषा। भाषा विज्ञान नाम से ही पुस्तक है, उसको मत लीजिएगा, वो ऐसे समझ में नहीं आएगी, उसको पढ़ना भी नहीं है अभी। अब हिंदी भाषा नाम से पुस्तक है, उसको ले सकते हैं। यह एक पुस्तक है हरदेव बारी की हिंदी उद्भव एवं विकास, इसको ले सकते हैं। इससे आप भाषा को अच्छे समझ सकते हैं, हिंदी की बोलियों को समझ सकते हैं, जिससे आपका जो UGC नेट का भी सिलेबस है भाषा वाला यूनिट दिया, यूनिट 1, वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप जब हिंदी साहित्य का सिलेबस देखेंगे तो पहला यूनिट भाषा का है, दूसरे में पूरा इतिहास दे रखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने पुस्तकें बता ही दी आपको। फिर काव्यशास्त्र है यूनिट 3 में। ठीक, तो इन तीनों यूनिट से मिला के आपके लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं UGC नेट में। तो ये सैद्धांतिक पक्ष है जो आपको मजबूत पूरा आपका साहित्य कर देगा, इसको आप पहले आपको पढ़ना है। बाकी इसके बाद जो टेक्स्ट लगा हुआ है, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, अन्य गतिविधियाँ, उपन्यास,
इनको भी आपको पढ़ना है अभी। आप कोशिश करें कि आपके पास बुक्स अवेलेबल हो इनकी, ठीक है। उपन्यास आप खरीद लें जहाँ से मिल जाए, लाइब्रेरी से देख लें, पीडीएफ प्रिंट करा लें, आप धीरे धीरे इकट्ठे कर लें, जहाँ सस्ता मिल जाए वहाँ से उठाएं, पीडीएफ जहाँ सस्ता प्रिंट होता है वहाँ से प्रिंट करवाएं, ठीक है। आपके पास पर्याप्त समय है तो आप धीरे धीरे इकट्ठे करें, उपन्यास इकट्ठे कर लें, पढ़ते रहें। कहानियाँ एक साथ कंपाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, अन्य जगह भी मिल जाएंगी, कहानी, निबंध और कविता। उन्हें प्रिंट करा लें, उन्हें प्रिंट करा के पढ़ें। पीडीएफ से बहुत पढ़ने का प्रयास मत करें, हालांकि वो भी अच्छा है, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि आपके पास प्रिंट अवेलेबल रहे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो आप कविता, कहानी, निबंध इनका एक साथ कंपाइल है उसको पीडीएफ प्रिंट करा लें। बाकी उपन्यास, नाटक, अन्य कविता जितना हो सके आप कलेक्ट कर दें, उसको पढ़ें। एक बार सही रचनाएं कोशिश करें, नॉर्मली पढ़ जाएं, ठीक है, बस रीडिंग कर जाएं, उसको कुछ नहीं करना, नोट्स नहीं बनानी है, कुछ नहीं करनी, बस रीडिंग करनी है एक बार। आपके पास पर्याप्त समय है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा। आप कविताएं रीडिंग करें, कहानियां रीडिंग करें, निबंध रीडिंग कर जाएं पूरा, उपन्यास पढ़ लें, अन्य कविताएं पढ़ लें। आप सारी रचनाएं पढ़ सकते हैं, इतना समय है आपके पास। उनको पढ़ें, एक बार पढ़ जाए, जब पूरा पढ़ जाए, एक बार खत्म हो जाए, तब दोबारा जब पढ़ने बैठेंगे आप, तब आप नोट्स बनाएंगे। उसके विषय में हम अलग से बात किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कुछ नोट्स कैसे बनानी है, क्या करना है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले आप पढ़िए, उसको पढ़ने की आदत डालिए, मेन जरूरी ये है बात अभी, ठीक है। आपको साहित्य पढ़ने की आदत डालिए, साहित्य समझने की आदत डालिए, ठीक। तो आपको शुरुआत में अभी 5-6 महीने तो यही करना है। आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ सेमेस्टर में जो चीज़ें लगी हैं उसको पढ़िए। सब इतिहास से लगा हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास होगा पहले सेमेस्टर में, आदिकाल, भक्तिकाल, गीतकाल जैसी बातें होंगी, हो सकता है भारतीय काल शास्त्र लगा हो, और कई चीज़ें लगी हो सकती हैं, कुछ कहानी वहानी लगी हो, उसको भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और साथ ही हम जो अभी तक बात कर रहे हैं, इतिहास की पुस्तकें, आलोचना की पुस्तकें, काव्य शास्त्र की या रचनाओं की, उसको पढ़ते रहिए धीरे धीरे। अभी आपको नोट्स बनाने के बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक, बस आप पढ़िए। इसके साथ एक आते पुस्तकें और मैं आपको सुझाव दूंगा पढ़ने के लिए। एक पुस्तक है हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, डॉक्टर अमरनाथ की, वो आप ले सकते हैं, उसको पढ़िए। कि आप जब साहित्य पढ़ेंगे, कई सारे शब्द आएंगे, उन शब्दों को आप बहुत समझ नहीं पाएंगे कि इसकी मायने क्या है, इसकी व्याप्ति कहाँ तक है, ठीक है। भारतीय काव्यशास्त्र में भी आएगा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आएगा, और साहित्य में, जैसे मान लो मिथक शब्द आ गया, मिथक क्या होता है, बिंब हो गया, प्रतीक हो गया, पाश्चात्य पढ़ रहे हैं, अहंकार आ गया, त्रासदी आ गई, या स्वच्छंतावाद हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द आपके पास मिलेंगे, यथार्थवाद, उत्तराधुनिकता, आधुनिकता, बिंब प्रतीक की बात मैंने कर ही लिया, बिंबवाद, प्रतीकवाद, ये बातें सारी आएंगी। तो आप उस किताब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है उन्होंने। हर एक बिंदु पर 1.5 पेज 2 पेज उन्होंने अच्छे से समझाने की दृष्टि से लिखा है। तो वो किताब आप ले सकते हैं, उससे हिंदी की शब्दावलियां आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो भी तैयारी नेट जारी करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, और जो अभी एमए में एडमिशन लिए हैं, तो उनके लिए अभी 6-7 महीने का यही काम है कि आप ये सारी किताबें पढ़िए, कलेक्ट करिए, कहानियां पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, इतिहास पढ़िए, समझिए पढ़िए, ठीक। बाकी उसके बाद आप नेट का पेपर देखिएगा, नेट की तैयारी में लगिएगा, उस पर हम बात करते रहेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दूंगा, वहाँ सारे पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं नेट के सिलेबस की पीडीएफ भी, किताबें भी, आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, या पीडीएफ के माध्यम से भी नहीं करा पा रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।